आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपनी नौकरी छोड़कर तो आपके पास आ नहीं सकता और इतनी दूर से आपके हर दिन की नई नई समस्याएं सुलझा भी नहीं सकता। फोन पर अपनी माँ से बात करते करते प्रेरित लगभग जुझला से पड़े थे। जब से हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं, लगभग हर दूसरे दिन प्रेरित की अपने मम्मी पापा से इस तरह की बातचीत हो ही जाती है, क्योंकि प्रेरित को अपने मम्मी पापा को खुद ही डील करना होता है। इसलिए मैं बिना किसी प्रतिक्रिया के बस शांति से सुनती हूँ। अब तक गैस पर चढ़ी चाय उबलकर पैन से बाहर आने को आतुर थी, सो मैंने गैस बंद की और 2 कपों में चाय डालकर टोस्ट के साथ एक ट्रे में लेकर बालकनी में आ बैठी। कुछ ही देर में अपना मुंह लटकाए प्रेरित मेरी बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गए और उखड़े मूड से पेपर पढ़ने लगे। अब क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करके बैठ गए हो? मॉर्निंग वॉक करने का कोई फायदा नहीं अगर आप सुबह सुबह ही अपना मूड खराब कर लो। मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने के उद्देश्य से कहा। पापा कल पार्क में गिर पड़े। माँ को गठिया का दर्द फिर से परेशान कर रहा है। अभी 15 दिन पहले ही तो लौटा हूँ कानपुर से। डॉक्टर से पूरा चेकअप करवा कर और जहां तक हो सकता था सब इंतजाम करके आया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी नित नई समस्याएं तो सिर उठाएंगी ही ना। यहाँ आने को वे तैयार नहीं, बिट्टू के पास जाएंगे नहीं, तो क्या किया जाए? नौकरी करूं या हर दिन इनकी समस्या सुलझाता रहूं? इस समस्या का कोई सॉल्यूशन भी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। प्रेरित को झुझलाते हुए बोली, चलो अब शांत हो जाओ और अच्छे मन से ऑफिस की तैयारी करो। आज वैसे भी तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कल वीकेंड है। इन 2 दिनों में हमें अम्मा बाबूजी की समस्याओं का कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, वरना इस तरह की समस्याएं हर दूसरे तीसरे दिन उठते रहेंगी। यह कहकर मैंने प्रेरित को कुछ शांत करने का प्रयास किया और इसके बाद हम दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तैयारी में लग गए थे। मैं और प्रेरित दोनों ही आईसीआईसीआई बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। अभी हमें मुंबई शिफ्ट हुए 3 माह ही हुए थे, इसलिए बहुत अच्छी तरह मुंबई शहर से परिचित नहीं थी। हमारी इकलौती बेटी आरुषि 3 माह पहले ही 12वीं पास करके वीआईटी बेलोर से इंजीनियरिंग करने चली गई। उसके जाने के बाद हम अकेले रह गए थे। हम तो अभी तक उसके जाने के दुख में ही डूबे रहते। यदि हमारा ट्रांसफर मुंबई न हुआ होता, ट्रांसफर हो जाने की शिफ्टिंग में इतने अधिक व्यस्त हो गए हम दोनों कि बेटी का जाना तक भूल गए। यद्यपि सुबह शाम उससे बात हो जाती थी। हम दोनों को ही 10 बजे तक निकलना होता है, इसलिए 8 बजे मेड आ जाती है। टाइम के अनुसार सुशीला मेड आ गई थी। उसे नाश्ते खाने की कुछ जरूरी हिदायतें देकर मैं बाथरूम में घुस गई। नहाते नहाते वह दिन भी याद आ गया जब मैं पहली बार प्रेरित से मिली थी। मैं और प्रेरित दोनों ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और अब भोपाल के आईआईएम कॉलेज से फॉरेस्ट मैनेजमेंट में एमबीए कर रहे थे। एक दिन कॉलेज के ग्रुप पर मैंने एक मैसेज देखा, इफ एनीवन इंटरेस्टेड फॉर यूपीएससी एग्जाम प्लीज डीएम टू मी। मेरे मन के किसी कोने में भी यूपीएससी बसा हुआ था, सो मैंने दिए गए नंबर पर मैसेज किया और एक दिन जब कॉलेज की लाइब्रेरी में हम दोनों मिले तो अपने सामने लंबी कटकाती गौरवशाली सलीके से हैंडसम किए सुदर्शन नौजवान को देखती ही रह गई। इसके बाद तो कभी कोचिंग, कभी नोट्स और कभी तैयारी के बहाने मिलना जुलना प्रारंभ हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद हम दोनों के बीच से यूपीएससी तो गायब हो गया था और रह गया हमारा प्यार, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे की तारीफ में पढ़े गए कसीदे और भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग। कोर्स के पूरा होते होते हम दोनों का ही प्लेसमेंट आईसीआईसीआई बैंक में हो गया था और हम दोनों ही विवाह के बंधन में बंध जाना चाहते थे। चूंकि हम दोनों की जाति ब्राह्मण ही थी, इसलिए आश्वस्त थे कि विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और प्रेरित 2 भाई थे। उनका छोटा भाई प्रेरक मेडिकल में पढ़ाई कर रहा था। प्रेरित की माँ एक होम मेकर थी और पापा एक राजपत्रित अधिकारी के पद से इस वर्ष से रिटायर हुए थे। मेरी माँ एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर और पापा बैंक मैनेजर थे। अभी उनके रिटायरमेंट में 2 वर्ष थे। हम दोनों ने ही घर में अपने प्यार के बारे में पहले ही बता दिया था, सो अब औपचारिक मनोहर लगने ही बाकी थी। हम दोनों की मम्मियों ने फोन पर बातचीत भी कर ली थी।
इसी सिलसिले में एक दिन प्रेरित के मम्मी पापा कानपुर से इंदौर मुझे देखने या यूं कहें कि विधिवत रूप से गोद भराई की रस्म करने आए। उन लोगों के आने की सूचना मात्र से ही माँ पापा खुशी से दोहरे हुए जा रहे थे। आखिर उनकी इकलौती संतान के हाथ पीले होने का प्रथम चरण का आयोजन जो होने जा रहा था। आने वाले मेहमानों के लिए पूरे घर को पापा ने फूलों से सजा दिया था। मम्मी ने कांता मेट के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजनों की लाइन लगा दी थी, जिनके मसालों की महक से किचन ही नहीं पूरा घर ही महक उठा था। अतिथियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पापा ने हमारे घर के पास में ही स्थित होटल रेजिडेंस में उनके रुकने की व्यवस्था कर दी थी। होटल में सुबह ही तैयार होकर प्रेरित और उनके मम्मी पापा हमारे यहाँ आ गए थे। चाय नाश्ते के बाद मेरी गोद भराई की रस्म के तहत प्रेरित की मम्मी ने साथ लाए फल, मिठाई और कपड़ों के साथ साथ शगुन के नाम पर एक सोने की चैन मेरे गले में डाल दी थी। लंच के बाद जब सब लोग हंसी खुशी के माहौल में बातचीत कर रहे थे, तभी प्रेरित की मम्मी मेरे माँ पापा की ओर देखकर बोली, आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी कहिए। बुरा मानने की क्या बात है? अब हम रिश्तेदार होने जा रहे हैं तो संकोच कैसा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ये त्रिपाठी जी तो रिटायर हो गए हैं और आपके रिटायरमेंट में अभी वक्त है, तो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोगों ने क्या सोचा है? जी मैं कुछ समझ नहीं पाया। पापा ने कुछ चौंकते हुए से कहा, मेरा मतलब है कि अब हमारे 2 बेटे हैं, इसलिए हमें तो कोई चिंता नहीं है बुढ़ापे की। कभी इसके पास और कभी उसके पास रहेंगे, बस इसी में जीवन कट जाएगा। पर आपकी तो एक ही बेटी है, सो रिटायरमेंट के बाद वृद्धावस्था में आप लोगों ने कहाँ रहने का प्लान बनाया है? यही इंदौर में या बेटी के पास? प्रेरित की मम्मी के इस प्रश्न को सुनकर मम्मी पापा ही नहीं, मैं और प्रेरित भी बुरी तरह चौंक गए थे। कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि प्रेरित के मम्मी पापा घुमा फिरा कर जानना चाह रहे थे कि विवाह के बाद मेरे मम्मी पापा की जिम्मेदारी कहीं उनके लाडले बेटे को न उठानी पड़ जाए। अपनी मम्मी के इस बेतुके प्रश्न पर प्रेरित का चुप रह जाना मुझे अखर गया और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जैसे ही मैंने अपना मुंह खोलना चाहा था कि मेरी माँ ने आंख के इशारे से मुझे रोक दिया। माँ खुद बड़े ही शांत भाव से बोली, जी देखिए, पहले तो अभी तो हमने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, पर हाँ उम्मीद करती हूँ कि जीवन के अंतिम दिनों तक हम इतना फिट रहें कि हमें किसी का मुंह न देखना पड़े। फिर आज के जमाने में नौकरी पेशा लोगों के लिए बेटा और बेटी में फर्क ही कहाँ रह गया है, क्योंकि दोनों ही तो अपनी नौकरी पर चले जाते हैं। न आपका बेटा आपके पास रहेगा और न हमारी बेटी। हाँ, जरूरत पड़ने पर मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है और इसे हमने पढ़ाया लिखाया भी जी भर के है, तो देखना तो इसे ही पड़ेगा। वैसे आप निश्चिंत रहें, हम दोनों ही इंदौर प्रेमी हैं और यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं। मम्मी के इतने नपे तुले और संतुलित शब्दों में दिए गए उत्तर से मैं तो प्रभावित ही हो गई थी, पर अकेले में प्रेरित से मिलते ही फट पड़ी थी। यह सब क्या है प्रेरित? आज के समय में जब जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं नित नई बुलंदियों के झंडे गाड़ रही है, माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेरेंट्स इस प्रकार की सोच रखते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं अपने माँ पापा का सहारा नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं पहले ही स्पष्ट कर देती हूँ कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता के लिए तुम ठीक हो, वैसे ही अपने माता पिता के लिए मैं हूँ। उनके लिए कुछ भी करने के लिए न मैं तुम्हें रोकूंगी और न ही मेरे माता पिता के लिए तुम मुझे रोकोगे, और भविष्य में अपने अपने माता पिता को हम खुद ही डील करेंगे। हाँ, जहाँ आवश्यकता होगी हम एक दूसरे की मदद करेंगे। मुझे खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वे लोग ऐसी सोच वाले हैं। तुम जरा भी चिंता मत करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर प्रेरित ने मुझे उस समय बहला दिया था और उसके कुछ दिनों बाद ही मैं प्रेरित की दुल्हन बनकर कानपुर आ गई थी। थोड़े से प्रयास से प्रेरित ने हम दोनों की पोस्टिंग भी कानपुर ही करवा ली थी। मेरे आने के बाद माँ पापा अकेले हो गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि अपने जॉब के अलावा दोनों ने ही गीत संगीत, बागवानी और कुकिंग जैसे अनेक शौक पाल रखे थे, सो दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे।
इसके अलावा दोनों ही मॉर्निंग वॉक और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किए हुए थे। सो फिजिकली भी वे बेहद फिट थे। वही प्रेरित के परिवार में इस सबसे कोई लेना देना नहीं था। सब देर तक सोते, यही नहीं सभी कानपुरिया अंदाज में खाने के भी बहुत शौकीन थे। और इसी सब का नतीजा था कि मम्मी जी और पापा जी दोनों ही बीपी, शुगर और गैस के शिकार थे और आए दिन डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते थे। मैं अभी इन सब में ही उलझी थी कि बाथरूम के दरवाजे पर प्रेरित की आवाज आई। तुम क्या कर रही हो? सुशीला दीदी पूरा काम करके चली गई। मैं ऑफिस के लिए रेडी हो गया और तुम हो कि नहाने में ही लगी हो। ऑफिस चलना है या नहीं? अरे समय का पता ही नहीं चला, बस 2 मिनट में आई, कहकर मैंने अपने नहाने व विचारों को बाइंड अप किया और बाहर आकर फटाफट दोनों का टिफिन तैयार करके नाश्ता टेबल पर लगा दिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी मैं कार में बैठी ही थी कि माँ का फोन आ गया। हम दोनों माँ से बात कर रहे थे, इसके लिए मैंने फोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसे हो बच्चों? तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी, माँ बोली। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं माँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकले ही हैं। कौन सी गुड न्यूज़ है माँ, जल्दी बताइए। आप पहले गुड न्यूज़ बता दिया कीजिए, फिर और बातें किया कीजिए, मैंने आतुरता से माँ से कहा। अगले सप्ताह तेरे पापा का सीनियर सिटीजन क्लब की तरफ से सिक्किम में एक सेमिनार है, सो हम दोनों ही जा रहे हैं। सेमिनार के बाद 1 हफ्ते और रुककर घूमेंगे, फिर वापस आएंगे। कल ही पता चला तो आज तुम्हें बता दिया। वाह माँ, यह तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है। जाइए जाइए, खूब घूमिएगा और रोज मुझे पिक्स भेजिएगा। ठीक है माँ, अभी फोन रखती हूँ, शाम को घर पहुंचकर बात करूंगी। यह कहकर मैंने फोन रख दिया। इस बीच प्रेरित बिल्कुल शांत थे, मानो मेरे माता पिता की अपने माता पिता से तुलना कर रहे हों। मैं प्रेरित से कुछ बोल पाती इससे पहले ही कार पार्किंग में लग चुकी थी। मैं और प्रेरित दोनों ही एक दूसरे को बाय कहकर अपनी अपनी केबिन की तरफ बढ़ गए थे। ऑफिस के कामों में जो हम उलझे तो शाम को 7 बजे ही मिले। वापस आते समय शरीर और मन इतना अधिक थक जाता है कि हम दोनों आमतौर पर शांति रहते हैं। घर आकर डिनर करके जो बेड पर लेटी तो कुछ अधूरे पन्ने फिर फड़फड़ाने लगे थे। पूर्ण शिक्षित होने के बाद भी प्रेरित के मम्मी पापा बेटा बेटी के फर्क से जरा भी अछूते नहीं थी। बेटे के विवाह में दान दहेज की भी उम्मीद थी उन्हें, लेकिन प्रेरित की पसंद ने उनके अनुमानों पर पानी फेर दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी दोनों ही दहेज की सख्त विरोधी थे और मम्मी ने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, देखिए बहन जी, हम अपनी बेटी के विवाह में ना तो दहेज देंगे और ना ही हम उसका कन्यादान करेंगे। अरे अरे, यह क्या कह रही हैं आप? ऐसे विवाह में दहेज की तो हम उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन कन्यादान तो एक जरूरी रस्म है जिसे हर लड़की के माता पिता करते हैं ताकि उन्हें पुण्य प्राप्त हो सके। क्या आप उस पुण्य को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे? प्रेरित के मम्मी पापा ने कहा। मेरी बेटी कोई दान की वस्तु नहीं है जो मैं कन्यादान की रस्म करूं। मेरी बेटी हमारे घर की शान, हमारा अभिमान और गुरूर है। हमारी बेटी ने हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। कोई अपने गुरूर और गौरव का दान करता है भला? कन्यादान की जगह हम प्रेरित और प्रेरणा को एक दूसरे का हाथ सौंपकर पानी ग्रहण संस्कार करेंगे, क्योंकि विवाह के बाद जीवन के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन इन्हें एक साथ मिलकर करना है। मेरी मम्मी की इतनी तर्कपूर्ण बातें सुनकर प्रेरित के मम्मी पापा शांत हो गए थे और यही कारण था जिससे वे हमारे विवाह को राजी तो हो गए थे पर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि विवाह के बाद जब प्रेरित की ताई जी ने प्रेरित की मम्मी से पूछा, बहू तो बढ़िया है पर दान दहेज में क्या क्या मिला, वह भी दिखाओ, या उसे 7 पर्दों में रखने का विचार है? अरे जीजी, कैसी बातें करती हो? जो मिला सो आपके सामने है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बहोरिया और उसके मम्मी पापा दान दहेज के सख्त विरोधी हैं। प्रेरित की मम्मी ने मेरी तरफ इशारा करके निराशा भरी स्वर में कहा था, हमने तो सुना है कि बहू इकलौती है, कोई भाई नहीं है, इसीलिए तो प्रेरित तुम्हें देखे कि आपन सास ससुर को। ताई जी कुछ कम नहीं थी, सो मम्मी जी की दुखती रग पर हाथ रगड़ दिया था। जीजी देखो, हमार तो 2 बिटवा है, बुढ़ापा तो बहुत आराम से कटे। चिंता तो वे करें जिनके बिटवा नहीं है, हमें किसी और के सहारे की क्या जरूरत। अब इस ब्याह में तो अरमान पूरे न हुए
बिट्टू के ब्याह में देखना अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, मम्मी जी ने लगभग मुझे सुनाते हुए कहा था। विवाह के बाद हम दोनों हनीमून के लिए साउथ घूमने गए। मुन्नार, कन्याकुमारी, मदुरई जैसी प्राकृतिक घटनाओं से भरपूर केरल को घूमकर हम दोनों ने दोनों माताओं के लिए कांजीवरम साड़ियां खरीदी। जब मम्मी जी को साड़ी दी तो वे बड़ी खुश हुई, पर साथ ही यह बोली, अपनी मम्मी के लिए नहीं लाई? वैसे हमारे कानपुर में तो बेटियों से कुछ लिया नहीं जाता। जी मम्मी जी लाई हूं ना, बिल्कुल आपकी जैसी, आपकी ही तरह। वे भी मेरी प्यारी माँ है ना। मन के अंदर उठते तूफानी गुबार को किसी तरह शांत करते हुए मैंने कहा था। इसके बाद हम दोनों ने अपने बैंक को ज्वाइन कर लिया और जिंदगी बुलेट ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगी थी। 2 वर्षों बाद मैंने हमारे प्यार की निशानी आरुषि को जन्म दिया। एक बार फिर हमारी जिंदगी खुशियों से गुलजार हो उठी थी। पापा मम्मी ढेर सारे साजो सामान के साथ अपनी नातिन से मिलने आए थे। इसके 4 वर्षों बाद घर का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। हमारा प्रमोशन हुआ तो कानपुर से दिल्ली ट्रांसफर हो गया। प्रेरित के भाई प्रेरक का मेडिकल पूरा हो गया और उनकी पोस्टिंग लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हो गई। मम्मी पापा जी अपने डॉक्टर बेटे के लिए लड़की खोजने में लग गए। मेरी शादी में अधूरे रह गए अपने सभी अरमानों को मानो अब वे पूरा कर लेना चाहते थे। इस बीच जितने भी रिश्ते आए उनमें जो मम्मी जी पापा जी की कसौटी पर खरे उतरे उन्हें शॉर्ट लिस्ट करके रख लिया गया था, ताकि भैया जब छुट्टी में आए तो उनका रिश्ता पक्का किया जा सके। जब भैया इस बार दिवाली पर आए तो पापा जी ने खुश होते हुए कुछ लड़कियों के फोटो उनके सामने रखते हुए कहा, बेटा अब तेरा ब्याह करना बचा है। बहुत सारे रिश्ते आए थे, उनमें से जो हमें अच्छे लगे उनकी फोटो रखकर सेल्स वापस कर दी है। अब इनमें से तुम जिसे बताओ उसे ही फाइनल कर देते हैं। ये सब क्या है पापा? मुझसे पूछे बिना आप लोगों ने किसी से बात क्यों कर ली? किसी भी बात को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को एक बार मुझसे पूछना तो था ना। प्रेरक भैया ने एकदम आवेश में कहा तो मम्मी जी बोली, अरे तो हमने कौन सी फाइनल कर दी है? तू देख ले, जो तुझे अच्छी लगे बता दे। सबका अच्छा खासा खाता पीता परिवार है, जाने माने पैसे वाले लोग हैं और पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार है ये सब। शर्मा जी की लड़की तो 2 भाइयों के बीच अकेली बहन है, सो प्रेरित की तरह ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई फोटो वोटो नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं अपने साथ की ही एक लड़की सुगंधा से प्यार करता हूँ, जो मेरी ही तरह एक डॉक्टर है। मैं उसी से शादी भी करूंगा। इसलिए आपने जिससे भी बात की है उन्हें मना कर दें और ये फोटो भी वापस कर दें। हाँ, यह भी बता दूं कि सुगंधा जाति से ठाकुर है। इतना सुनते ही पापा जी आग बबूला हो उठे थे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई ने अपनी पसंद से शादी की तो तुम कैसे पीछे रहोगी? अरे एक बार यह तो सोचा होता कि हमारे भी कुछ अरमान होंगे। आजकल के बच्चों को जरा पढ़ने लिखने बाहर क्या भेज दो, उनके दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। मेरे जीते जी तो यह ब्याह नहीं हो सकता। इसके बाद घर में तूफान सा आ गया था। प्रेरक भैया अवकाश समाप्त होने के बाद चले गए थे। इसके बाद जब अपने घुटने के दर्द के इलाज के लिए मम्मी जी और पापा जी हमारे पास दिल्ली आए तो प्रेरित से अपने भाई को समझाने के लिए कहा। प्रेरित बोला, आप लोग समझते क्यों नहीं? अब जमाना बदल गया है, आप लोगों को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यदि बिट्टी को कोई परेशानी नहीं है तो हम सबको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर अपनी जिंदगी तो उसे ही जीनी है, न कि हमें। मेरी मानिए और अगले मुहूर्त में दोनों की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ, तुम तो उसका पक्ष लोगे ही। चिंगारी तो तुम्ही ने लगाई थी ना। तुमने कम से कम अपनी जाति बिरादरी का तो ध्यान रखा था। यह तो और 10 कदम आगे निकला। मम्मी जी ने हम दोनों पर ही कटाक्ष करते हुए कहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक घर में उनके ब्याह की चर्चाएं समाप्त से हो गई थी। 1 वर्ष तक मान मनावल होती रही, पर कहते हैं ना कि इश्क पर जोर नहीं। सो आखिरकार बड़े मेमन से मम्मी पापा जी उनकी शादी को राजी हुए, पर रिटायरमेंट की सारी प्लानिंग को धराशाही होते देख अब दोनों ही घोर निराशा से घिर गए थे। बीमार तो पहले से ही रहते थे, अब तनाव भी होने लगा था।
सो गठिया सर्वाइकल जैसी अनेक बीमारियों ने भी आ घेरा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मम्मी जी कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी। उन्हें कानपुर के सिवा कहीं अच्छा नहीं लगता था। हम जब तक दिल्ली में थे, मुश्किल से 15 दिन तक हमारे पास रहकर वापस चले जाते थे। अभी हम मुंबई के नाम से ही घबराने लगते हैं दोनों। यह सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन शनिवार था, जो थोड़े आराम से ही उठी। सुबह के काम निपटा कर बैठी ही थी कि इंदौर से माँ का फोन आ गया। कितनी बिजी हो गई है हमारी बिटिया कि माँ पापा से बात करने की भी फुर्सत नहीं। अरे हाँ माँ, रात को थक गई थी तो सो गई थी। आप बताइए, तैयारी शुरू कर दी घूमने की? माँ, वहाँ पहाड़ी एरिया है, स्पोर्ट शूज जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, अपना और पापा का एक एक स्वेटर भी रख लेना, ठंडक रहेगी वहाँ। अरे हाँ रचना, सब रख लूंगी। तुम लोग अपना ध्यान रखो। और हाँ, हम दोनों आज अपने ग्रुप के साथ मांडू घूमने जा रहे हैं। नाइट स्टे भी वहीं रहेंगे। हो सकता है वहां नेटवर्क न मिल पाए, सो तुम परेशान न होना। परसों लौटकर बात करते हैं, कहकर माँ ने फोन रख दिया। जब से पापा रिटायर हुए हैं, उनका अपने यार दोस्तों का एक ग्रुप है और सभी एक साथ घूमते फिरते और लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं सुबह से नोटिस कर रही थी कि जब से मम्मी जी का फोन आया है, प्रेरित बहुत उदास और चुप है, मानो उनके मन में कुछ आत्म मंथन चल रहा हो। अभी भी मेरी बगल में टीवी खोलकर बैठे हैं, पर मन कहीं और है। सो मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ, आज छुट्टी वाले दिन भी सेक्ट पर 12 क्यों बजा रखे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल से दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा। कल से माँ बाबूजी के शब्द ही कानों में गूंजे जा रहे हैं। मैं उनकी तकियानुसी सोच से परिचित हूँ। यह भी जानता हूँ कि वे आज भी अपने मन मुताबिक जीना पसंद करते हैं, पर यह भी कटु सत्य है कि वे मेरे माता पिता हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। पर आज जब वे तकलीफ में हैं, तो मैं बेबस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और कैसे करूँ। उनके लिए कुछ न कर पाने का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। कहते कहते प्रेरित की आंखें भर आई। ओह, इतनी सी बात है? सच कहूं तो मैं खुद तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। प्रेरित, माता पिता चाहे तुम्हारे हो या मेरे, आखिर वे हमारे माता पिता हैं और आज हम जो कुछ भी हैं अपने माता पिता की ही बदौलत है। इसलिए आज उन्हें जब हमारी जरूरत है तो उन्हें अकेले छोड़ना सही नहीं है। यूं भी इतने बड़े फ्लैट में हम दो ही लोग रहते हैं। आरुषि के जाने के बाद पूरे घर में हमेशा सन्नाटा पसरा रहता है और ऑफिस से आने के बाद घर मानो काटने को दौड़ता है। वे रहेंगे तो घर भरा भरा रहेगा। तुम और मैं टेंशन फ्री रहेंगे और घर उनके आपस के नोकझोंक से गुलजार रहेगा। पर क्या वे यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे? प्रेरित ने कुछ सशंकित होते हुए कहा। प्रेरित, इस उम्र में उन्हें नहीं, हम दोनों को एडजस्ट करना होगा। और जब हम दोनों उनके साथ कंफर्टेबल और एडजस्ट हो जाएंगे तो वे तो खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। तुम कानपुर जाकर उन्हें ले आओ। यह सही है कि वे आने में आनाकानी करेंगे, पर उनकी सही देखभाल भी यही हो पाएगी। यह भी कटु सत्य है। शुरुआत में हम दोनों मिलकर कुछ छुट्टियां ले लेंगे और फिर पूरे दिन के लिए एक मेड लगा देंगे, जिससे उनके लिए रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुबह शाम उन्हें नीचे ले चला जाएगा। वीकेंड पर उन्हें अपने साथ घुमाने ले चलेंगे। फिर देखना, धीरे धीरे उन्हें अच्छा लगने लगेगा। यहाँ अच्छे डॉक्टर भी हैं जिनसे उनका इलाज करवा देंगे। तुम आज ही फ्लैट से बुकिंग कर लो और उन्हें ले आओ। उनके यहाँ आ जाने से हम दोनों भी अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। मैंने जब प्रेरित के सामने यह प्रस्ताव रखा तो प्रेरित खुश होकर बोले, रचना, ले तो मैं आऊंगा, बस यहाँ तुम संभाल लेना। तुम चिंता मत करो, बस उन्हें लाने के बारे में सोचो। मैंने यह कहा तो प्रेरित तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गए और बोले, मैं अभी बुकिंग करता हूँ। मुझे तुम पर हमेशा इसीलिए गर्व होता है क्योंकि तुम बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देती हो। देखो ना, तुमने तो 2 मिनट में मेरी इतनी बड़ी समस्या हल कर दी। मैं अब खुद को इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। प्रेरित माता पिता चाहे मेरे हो या तुम्हारे, बुढ़ापे में उनकी जरूरतों को समझना और उनके अनुसार खुद को बदलना हमारी जिम्मेदारी है।
ना कि उनकी। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का रिटायरमेंट प्लान सक्सेस हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तो कोई शक नहीं। और हाँ, हमें भी अभी से उनका प्लान ही फॉलो करना चाहिए। प्रेरित ने यह कहते हुए मुझे अपने आलिंगन में भर लिया और इसके बाद हम दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। प्रेरित मम्मी जी पापा जी को कानपुर से मुंबई लाने की और मैं खुद में और घर में कुछ बदलाव लाने की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।